नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री से रहेगा और चैप्टर 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया है, प्रारंभिक कथन कब, कहाँ और कैसे। तो उसमें हमने जाना था कि हमारे जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने इतिहास की खोज कैसे की, कैसे ये पुराने जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन स्थलों को कैसे खोजा और यहाँ से हमको जो साक्ष्य मिले हैं, अभिलेख प्राप्त हुए हैं, पांडुलिपियाँ मिली हैं, इनको कैसे जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने खोजा। इसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। अब आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो आरंभिक मानव से रहेगा, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसमें हम जानेंगे जो आरंभिक मानव थे उन्होंने कैसे रहना स्टार्ट कर दिया था, कैसे उन्होंने अपने लिए भोजन प्राप्त किया था और कैसे उन्होंने आग का आविष्कार किया, कैसे उन्होंने जो है पशुओं को पालन करना शुरू कर दिया और कैसे उन्होंने जो है कृषि उत्पादन की। इसके बारे में हम पूरा डिटेल से देखेंगे। तो इस बुक में हमारे जो 10 चैप्टर हैं जिसमें से हमने पहला चैप्टर कवर कर लिया है, प्रारंभिक कथन कब, कहाँ और कैसे। और आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो चैप्टर 2 रहेगा, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो हम इसमें देखेंगे तो जो आरंभिक मानव थे, आरंभिक मानव ने कैसे रहना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले जो आरंभिक मानव थे वह जंगलों में रहा करते थे, शिकार किया करते थे पशुओं का और उन्हीं से ही जो है खाकर अपना जो है भूख मिटाते थे। यानी कि जब जंगलों में रहा करते थे तो उन्होंने जो है पशुओं का शिकार किया, जिसके माध्यम से उनको भोजन प्राप्त हुआ। फलों को और पत्तियों को, इनके माध्यम से उन्होंने जो है अपना भोजन प्राप्त किया था। अब उसके बाद जब ये जो आरंभिक मानव थे इन्होंने फिर धीरे धीरे वह शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे और जो है ये आरंभिक मानव थे यही नदियों के पास रहा करते थे, जिससे इनको पानी भी उपलब्ध हो जाता था। उसके बाद इन्होंने जब कृषि उत्पादन करना शुरू कर दिया है तो उनको जो है जो नदी थी उसके पास में रहते हुए उन्होंने कृषि का उत्पादन कर लिया और फिर उन्होंने आग का आविष्कार कर लिया। और इन्होंने जो है कृषि कैसे की कि क्या औजार रहे थे इनके, इसके बारे में हम देखेंगे आज पूरा डिटेल से। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो आरंभिक मानव है ये यहाँ पर देखो कृषि उत्पादन करते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर आपको ये जो आग जलाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वो अलग अलग तरीके से सब जो काम है वो कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखो ये जो औजार दिख रहे हैं इसमें क्या दिखाया गया है कि जो नुकीले औजार थे, जैसे कि यहाँ पर ये देखो ये जो नुकीले औजार दिख रहे हैं इनके माध्यम से इन्होंने कृषि करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि आज के समय में जो खुरपी वगैरह होती है उससे जो खोद कर पौधे लगाए जाते हैं, उसी प्रकार से ये लोग जो है इसका इस्तेमाल किया करते थे। इससे ये लोग जो है कपड़े सिलने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। कपड़े क्या पहनते थे ये लोग जो है जो जानवर थे उनका शिकार करते थे, उनकी जो खाल हुआ करती थी शाल, उसका उपयोग करते थे कपड़े पहनने के लिए। तो उसको जो है यह इन्हीं नुकीले औजारों के माध्यम से सिला करते थे, जिससे उनको कपड़े पहनने के लिए मिल गए थे। क्योंकि उस समय पे किसी कपास का उत्पादन नहीं हुआ था या फिर कोई भी रेशम का उत्पादन नहीं हुआ था जिससे कपड़े का जो है बनाया जा सके। तो इसलिए ये लोग जो है जो पशु थे उनका शिकार किया करते थे और उन्हीं के जो खाल थी उसको पहना करते थे। अब हम देखें कि जो आरंभिक मानव है, इन आरंभिक मानव के विषय में जानकारी हमें पुरातत्वविदों से प्राप्त होती है।
पुरातत्वविदों द्वारा खोजी और गहन अध्ययन से प्राप्त होती है, जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें उनके भोजन खोजने के आधार पर खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। यानी कि अब हम देखें कि जो आरंभिक मानव थे, उन्होंने कैसे जो है वो 20,000 पहले, यानी कि आज का जो समय है इससे 20 लाख साल पहले ये रहा करते थे, और इन्होंने कैसे भोजन की खोज की, इसके आधार पर हम इनको खाद्य संग्रह कहते हैं। तो आमतौर पर इन्होंने खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार किया, मछलियाँ, चिड़ियों को पकड़कर फल, फूल, दाने, पत्तियां एंड इत्यादि का संग्रह किया है। इनको जो है यह खाया करते थे, और इसके माध्यम से ही इन्होंने जो है अपना भूख मिटाई थी। अब जो आरंभिक मानव थे वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाया करते थे? तो अब यहाँ पर बात करें तो जो आरंभिक मानव थे, अगर एक स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के जानवरों, पौधों, फलों आदि को खाकर समाप्त कर देते। क्योंकि वे पूरी तरह से प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर थे, इसीलिए उन्हें भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। तो अब हम यहाँ पर बात करें कि जो आरंभिक मानव थे वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे। तो अब ये लोग जो क्या करते थे कि अगर एक स्थान पर रहा करते थे तो वहाँ का जितना भी जो प्राकृतिक वस्तुएं उपलब्ध थी वह खत्म हो जाती थी, क्योंकि ये जो आरंभिक मानव थे वो प्राकृतिक वस्तुओं पर ही उपलब्ध निर्भर रहा करते थे। यानी कि प्रकृति के द्वारा जो वस्तुएं, जो फल फूल और जो जानवर हैं, उनका शिकार करके ये खाया करते थे। तो अब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाया करते थे? क्योंकि अब क्या है, अब जो है जानवर थे, किसी जानवर का पीछा करते करते ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाया करते थे, और वहाँ पर फिर जाकर उन्होंने जो है पहले तो शुरुआत में ये जो है एक स्थान पर दूसरे स्थान से जाया करते थे, लेकिन अब उसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने रहना भी स्टार्ट कर दिया था। यानी कि पहले यह जो है किसी भी स्थान पर टिक कर नहीं रहते थे, लेकिन बाद में इन्होंने जो है रहना भी स्टार्ट कर दिया था। अब जानवरों का शिकार करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। जैसे कि हमने अभी बताया कि वह जैसे कि यहाँ पर आरंभिक मानव है, तो यहाँ पर कोई पशु है, उसका यहाँ पर ये पीछा करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान पर कई दूरी पर चले जाते थे, और उसका पीछा करते करते तो इसीलिए जो है यह दूसरे स्थान पर चले जाया करते थे। अब जो आरंभिक मानव थे वह फल फूल अलग अलग मौसम में आने के कारण उन्हें प्राप्त करने के लिए अलग अलग जलवायु वाले क्षेत्रों में जाते थे। तो अब जो फल होते हैं वह अलग अलग मौसम में आते हैं। जैसे कि जो मैंगो का फल होता है वह गर्मियों के मौसम में आता है, और अगर हम बात करें तो वहीं जो अमरूद होता है वो सर्दियों के मौसम में या बरसात के मौसम में आता है। तो इसी प्रकार से जब जहाँ पर इनको फल मिलते थे उसी प्रकार से जो वही उधर अलग जलवायु में पलायन कर जाते थे। यानी कि अगर इनको जो है कहीं पर मैंगो मिल रहा है गर्मियों के सीज़न में, तो वहाँ पर यह मैंगो के सीज़न, जब वहाँ पर गर्मी का सीज़न रहता था तो वहाँ पर मैंगो लेते थे, और उसके बाद जहाँ पर इनको अमरूद मिल रहा है तो वहाँ पर सर्दियों के सीज़न में चले जाते थे। मौसम परिवर्तन से होने वाले प्रभाव जैसे कि सूखा, बाढ़ इत्यादि के कारण यह लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। अब हम देखें कि अगर जो प्राकृतिक रूप से जो आपदाएं आती हैं, जैसे कि सूखा या बाढ़ जैसी आपदा, तो इनके ये जो मौसम परिवर्तन होती हैं इसके चलते भी ये लोग जो है आरंभिक मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। क्योंकि अगर जो है बाढ़ आती है, अगर पानी भर जाता है तो वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी हम कुछ समय की पहले की बात करें तो न्यूज़ में जो पंजाब वाला क्षेत्र था वो आ रखा है, क्योंकि जो वहाँ पर बाढ़ आई थी, बाढ़ के कारण वहाँ पर कितनी ज़्यादा जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई हैं, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो अब जैसे कि अब वहाँ के जो लोग थे, जैसे उन्होंने पलायन किया था वहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चले गए थे, ऐसे ही ये जो आरंभिक मानव थे वह अगर ऐसी जो बाढ़ जैसी या सूखा जैसी मौसमी परिवर्तन देखने को मिलते थे तो वह भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे।
अब आरंभिक मानव के बारे में हमको जानकारी कैसे प्राप्त हुई, यानी कि जो पुरातत्वविद थे उन्होंने आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त की। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखिर खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने कामों के लिए पत्थर, लकड़ियां, हड्डियों के औजार बनाए, जो इनसे पत्थरों के औजार आज भी पाए जाते हैं। तो अब हम बात करें तो कि ये जो आरंभिक मानव थे, यह अपने खाने के लिए जो हमने पत्थरों का बताया था, जैसे कि ये जो पत्थर थे ये नुकीले टाइप के ऐसे हुआ करते थे, तो इसे नुकीली से चीज़ से वह जो है जानवरों का शिकार भी किया करते थे। और किसी चीज़ को जैसे मिट्टी में कुछ चीज़ को मिट्टी खोद कर किसी चीज़ का उत्पादन करना होता वह भी किया करते थे। और जो है कपड़े भी सिला करते थे, यानी कि इस तरह के जो पत्थर थे और हड्डियों का भी इन्होंने इसी प्रकार से उपयोग किया है। लेकिन अब हमें जो है पत्थरों के औजार क्यों प्राप्त हुए, क्योंकि जो पत्थर होता है वो काफ़ी सालों तक जो है रखा रहता है, वह खराब नहीं, मतलब वह जो है सड़ता गलता नहीं है। लेकिन जो लकड़ियाँ होती हैं, तो जो लकड़ियाँ होती हैं वह गल जाती हैं, तो इसीलिए हमको जो है यहाँ पर लकड़ी के हल्के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। हमको यहाँ पर जो मिट्टी होती है, मिट्टी के हल्के एक खिलौना प्राप्त हुआ है, जिससे हमें ये पता चल सका है कि इन लोगों ने जो है कृषि भी करना शुरू कर दी थी। कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने, पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो अब ये लोग जो है फल फूल खाते थे और जो है मांस खाया करते थे मछलियों का और जो है जानवरों का, और उसके साथ ही यह जो जानवरों की खाल हुआ करती थी उसको पहना करते थे। और कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुठ्ठे लगाकर भाले या बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। जैसे कि जो हंसिया होता है, हंसिया क्या होता है कि किसी चीज़ को काटना, हंसिया या आरी जो होती है वह किसी चीज़ को काट कर काटा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि जो हंसिया होता है वो इस टाइप का होता है, तो यहाँ पर जो लकड़ी का एक डंडा टाइप का लगाया जाता है, तो इसको भाला कहा जाता है। तो इसी प्रकार से जो है ये औजार बनाया करते थे, जिससे ये जो है किसी चीज़ को काटा करते थे। तो इस तरीके से जो है इन्होंने लकड़ी का ये जो है डंडा टाइप का लगाया था, जिससे इन्होंने जो है काफ़ी चीज़ें जो है काटनी स्टार्ट कर दी थी। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो, ये जो नुकीली चीज़ है, ये पत्थर है, इससे इन्होंने देखो कैसे वस्त्र, यानी कि जो जानवरों की खाल है उसको सिलकर जो है वस्त्र बना रहे हैं, यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। और यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर जो है इससे खोद रहे हैं, देखो ये, और इसके माध्यम से यहाँ पर जो है पेड़ लगाए जा रहे हैं। अब इन्होंने जो आरंभिक मानव थे उन्होंने रहने की जगह निर्धारित कैसे की थी। अब जो है इसमें हम एक मैप दिया गया है, उसके जरिए समझेंगे। लाल त्रिकोण वाले स्थान से पूरा स्थल है जहां पर आखिर तक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। उनके अलावा और भी कई स्थान हैं जहां पर आखिर तक खाद्य संग्रह के प्रमाण जो है मिले हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लाल जो है त्रिभुज टाइप का दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये जैसे कि यहाँ पर जो भीमबेटका की गुफा है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर हमको जो है आरंभिक मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे कि ये कुरनूल की गुफाएं हैं, हुसंगी की गुफाएं हैं। इन गुफाओं से हमको जो आरंभिक मानव हैं उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि वो यहाँ पर रहा करते थे। यहाँ से हमको कई सारी जो चीज़ें हैं वो भी प्राप्त हुई हैं। इन्होंने जो आरंभिक मानव थे, इन्होंने जो चित्रकारी की है वह भी हमको यहाँ पर भीमबेटका की गुफा में देखने को मिली है। ये लोग रहने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करते थे कि जहाँ इनको भोजन की सुविधा हो, जैसे कि शिकार, फल फूल, जड़, पानी आदि आसानी से प्राप्त हो सके। तो ये लोग जो है नदी के पास का इलाका जो है ढूंढा करते थे। क्योंकि अब हम देखें यहाँ पर, आप जो मैप में देख रहे हैं ये भीमबेटका की गुफा है, तो यहाँ पर नदी कौन सी है, नर्मदा नदी यहाँ से जाती है। तो ये लोग जो है ऐसी जगह का चुनाव करते थे जहाँ पर पानी इनको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो यहाँ पर इनको जो है भोजन भी उपलब्ध हो जाता था। जैसे कि अगर कोई जानवर यहाँ पर पानी पीने के लिए आता है तो यह जो आरंभिक मानव थे यह उसका शिकार किया करते थे और उसको शिकार करते थे, और उसके माध्यम से यह जो है उनको भोजन प्राप्त हो जाता था। और यहाँ पर हम देखें तो ये जो हुसंगी की और
कुरनूल की गुफाएं हैं, यहाँ पर भी जो कृष्णा नदी है और कावेरी नदी है वो यहाँ से गुजरती है, तो इसके माध्यम से इनको यहाँ पर पानी भी मिल जाता था और यहाँ पर इनको जो शिकार है वह भी उपलब्ध हो जाता था। और यहाँ के आसपास में जो पानी उपलब्ध रहता था तो वहाँ पर जो फल हैं वह भी मिल जाते थे, इनको पेड़ पौधे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहते थे। अब साथ ही यह इस बात पर भी ध्यान रखते थे कि इनको कोई जंगली जानवर ना खा ले और प्राकृतिक आपदा जैसे कि सर्दी बरसात के बचाव हो सके, इसके लिए यह कंदराएं या गुफाओं का चयन करते थे। अब ये लोग जो है रहने के लिए, जैसे कि हम आज के समय में घर का चयन करते हैं कि हमको रहने के लिए घर तो चाहिए ही होता है, तो उसी प्रकार से जब सर्दी का मौसम होता था, बरसात का मौसम हुआ करता था, तो ये लोग जो आरंभिक मानव थे यह भी, इनको घर तो था नहीं उसके तब समय में, प्राचीन काल में, लेकिन अब ये लोग जो है गुफाओं का चयन करते थे। जो गुफाएं होती थी प्राकृतिक रूप से बनी हुई, उन गुफाओं का चयन करते थे, उनमें ये रहा करते थे, क्योंकि अब यह बरसात के मौसम से भी बचने के लिए, सर्दी के मौसम से बचने के लिए उसमें रहा करते थे। और साथ ही कोई जंगली जानवर जो जैसे कि बाघ चीता वगैरह हुआ, तो ये इनको खा ना ले, इसके लिए भी वह जो है अपने गुफाओं में रहा करते थे। जैसे कि जो भीमबेटका की गुफा है वह आधुनिक के मध्य प्रदेश में स्थित है। इस प्रस्थल में गुफाएं कंदराएं मिली हैं। इन पर गुफाओं ये लोग जो है गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं में राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी के पास स्थित है। तो हमने अभी आपको बताया था कि ये जो गुफा है ये भीमबेटका की गुफा है और मध्य प्रदेश में स्थित है। मैप के माध्यम से हमने आपको समझाया था कि, और ये जो नर्मदा नदी है उसके पास में स्थित है। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए ये लोग ऐसी जगह ढूंढते थे। तो अब जो गुफाएं हुआ करती थी ये भी तो जो है पत्थरों की बनी हुआ करती थी, तो इसीलिए जो है उस समय पे जो पत्थरों के औजार थे या उपकरण थे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। तो इसीलिए इन्होंने जो है ऐसी जगह चुनी जहाँ पर जो पत्थर हैं उसके द्वारा बनी हुई थी। और इस पर एक अच्छे पत्र भी हमको मिले हैं भीमबेटका की गुफाओं में, और हमको इनकी जो चित्रकारी है वह भी देखने को मिली है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है भीमबेटका की गुफा है आधुनिक के मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर इनके जो चित्र देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले यह जो है शिकार किया करते थे, तो इन्होंने जानवरों के चित्र बनाए हैं और जो आरंभिक मानव थे उनके चित्र बनाए हैं, कैसे उन्होंने जो है जानवरों का शिकार किया है और कैसे इन्होंने भोजन के लिए जो है भोजन प्राप्त किया है, इसके बारे में इन्होंने जो है चित्र यहाँ पर बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है शैल चित्रकला। जो हमने देखा है कि जो भीमबेटका की गुफा थी उसमें जो है चित्र यहाँ पर देखो आप देखने को मिल सकते हैं, चित्र बनाए गए। अब जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 6 की, उसमें ये चित्र देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो चित्र है इसके माध्यम से आपको क्या पता चल रहा है, इसके माध्यम से पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वह किसी जानवर का पीछा करते हुए शिकार कर रहा है, और इसी तरीके से जो आरंभिक मानव थे वह किसी जानवर का शिकार करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाया करते थे। तो ये जो शैल चित्र है इसके बारे में जो है क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको बड़े ही ध्यान से सुनना। शैल चित्रकला क्या होती है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उन्हें कुछ दीवारों पर चित्र, वो लोग जो है कुछ दीवारों पर चित्र मिले हुए हैं जहाँ पर ये लोग रहा करते थे। उदाहरण के तौर पे मध्य प्रदेश की और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाएं में ऐसे चित्र मिले हुए हैं। इसमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो जो शैल चित्र होता है वो क्या होता है कि जिन गुफाओं में ये आरंभिक मानव रहा करते थे उन गुफाओं की जो दीवारें थी उन पर इन्होंने चित्र बनाए हुए हैं, वो हमको मिले हुए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भीमबेटका की गुफा है यहाँ पर जानवरों के जो चित्र हैं बड़ी कुशलता से बनाए हुए हैं। आज के समय में हम देखें तो पत्थरों के माध्यम से पत्थरों पर इस तरह की जो चित्र हैं, चित्रकारी करना मुश्किल है, क्योंकि उस समय पे कोई भी उपकरण जो है उपलब्ध नहीं थे। आज तो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो इसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा जो चित्र हैं वो बन जाते हैं, लेकिन उस समय पे कुछ चीज़ उपलब्ध भी नहीं थी, तो भी उन्होंने जो है कैसे इतने अच्छे जो चित्र हैं वो बनाए हैं। अब एक और पॉइंट है यहाँ पर पुरास्थल। जो पुरास्थल क्या होता है कि जिस स्थान पर ये लोग रहा करते थे वह, तो हम देखते हैं कि इसको भी आप ध्यान में रखना
क्योंकि यह भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रस्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। तो जहाँ पर ये लोग रहा करते थे वहीं से हमको औजार, बर्तन, इमारतें और वस्तुओं के साथ अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया होगा, बाद में उन्हें वहीं छोड़ दिया होगा। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो ये जो पुरास्थल है, अब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जैसे कि जो यहाँ पर जो पत्थर के टुकड़े मिले हैं, जिससे हमको पता चला था कि इन्होंने जो है कैसे शिकार किया, कैसे इन्होंने कृषि उत्पादन किया है, और पत्थरों के माध्यम से ही इन्होंने जो है आग को का आविष्कार स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि इनको आग का आविष्कार इन्होंने कर लिया था, आग की खोज कर ली थी। तो इन्होंने जो है पत्थरों के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है उपयोग किए। अब उपयोग के बाद यह जो है इन्होंने जो इनके उपकरण थे उनको वहीं पर छोड़ दिया है, इसीलिए हमको जो है यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं? ज़मीन के अंदर, ऊपर और समुद्र में भी हमको कभी कभी ये जो इनके उपकरण है वह प्राप्त हुए हैं। अब इन्होंने जो है आगे की खोज कैसे की थी? सर्वप्रथम राख का कुरनूल की गुफा में पुरातत्वविदों ने पाया कि इससे स्पष्ट होता है कि आरंभिक मानव आग जलाना सीख गए थे। इसका उपयोग लोग जो है जो आरंभिक मानव थे वह मांस पकाने के लिए किया करते थे। खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए आग का उपयोग किया करते थे। तो जो आरंभिक मानव थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर जो है हवन कुंड टाइप के दिख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने जो है आग जलाई होगी। तो यहाँ पर हमको इसको देखने से आग के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये हमको जो है कुरनूल की गुफाएं में देखने को मिला है, और वहाँ से हमको ये पता चल सका है कि जो आरंभिक मानव थे उन्होंने आग का आविष्कार कर लिया था। अब इन्होंने जो है आग का उपयोग किस किस में किया होगा? तो ये जो आरंभिक मानव थे इन्होंने मांस को पकाने में आग का उपयोग किया होगा, या जो जंगली जानवर थे, खतरनाक जानवर, उनको दूर भगाने के लिए इन्होंने आग का प्रयोग किया होगा, और साथ ही प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए, ताकि इस प्रकाश के माध्यम से जो जंगली जानवर हैं वह भाग जाएं, या फिर अंधेरा रहता होगा तो अंधेरे के चलते इन्होंने जो है आग का आविष्कार किया होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो नाम और तिथियां, यानी कि प्राचीन समय में जो नाम थे और तिथियां थी, किस आधार पर रखी गई थी। पुरातत्वविदों ने आरंभिक काल का नामकरण पुरापाषाण के नाम से रखा है। तो जो आरंभिक काल था, जैसे कि हमने अभी जो आरंभिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये जो है पुरापाषाण के नाम से आ जाता है। तो प्राचीन काल जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसके बारे में हम डिटेल से थोड़ी देखेंगे अब आगे। अब इससे पहले अभी हम देखते हैं पुरापाषाण काल। यह 2 शब्दों से पुरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से मिलकर बना है। यह पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों को महत्व देता है, यानी कि जो पुराने स्थल प्राप्त हुए हैं उनके वो जो है पत्थरों के औजार से बने हुए हैं, इसको यह देता है। तो जो पुरापाषाण काल है यह 20 लाख साल पहले साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यानी कि आज के समय से जो 20 लाख साल पहले है और 12,000 साल पहले, इसके दौरान यह पुरापाषाण काल माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, आरंभिक, मध्य और उत्तर। आरंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। तो इसके नाम से हम इनको जानते हैं। अब मानव का इतिहास लगभग 90% कहानियां जो है इस काल के दौरान हुई हैं। अब जो आरंभिक मानव है उनकी जो भी कहानियां हुई हैं, जैसे कि उन्होंने कैसे जो है कृषि का उत्पादन किया है, कैसे उन्होंने आग का आविष्कार किया है, कैसे उन्होंने रहना स्टार्ट किया है, कैसे उन्होंने शिकार करना स्टार्ट किया है, कैसे उन्होंने पशुओं को पालना स्टार्ट किया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको जो पुरापाषाण काल है इसके बारे में इससे ही हमको प्राप्त हुआ है कि इन्होंने कैसे जो है ये सब प्राप्त करना स्टार्ट कर दिया है। अब जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मैथोलिथ यानी कि मध्य पुरापाषाण काल कहते हैं। जो सेकंड पाषाण काल है वो मध्य पुरापाषाण काल है, इसको मैथोलिथ भी कहते हैं। तो इस समय पर जो पर्यावरण है, पर्यावरण में बदलाव देखने को मिलते हैं। इसका समय जो है लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इसमें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण काल भी कहा जाता है, यानी कि इसे जो माइक्रोलिथ है
और लघु पाषाण काल भी कहा जाता है मध्य पाषाण काल को। प्राय इन औजारों में हड्डियों, लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिए और आरी के जैसे हथियार बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको कुछ समय पहले बताया था कि ये जो है आरी इस तरीके से हुआ करते थे, इसमें जो लकड़ी के जो मुट्ठे हुआ करता था वो लगाया करते थे, जिससे इनको ये जो पकड़ने के काम आ जाता था। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान पाए गए। तो जो पुरा पाषाण वाले औजार हैं उनको भी जो है मध्य पाषाण काल में पाए गए हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से लेकर जो है अब तक की मानी जाती है। तो इसको जो है नव पाषाण युग कहा जाता है। अब हम देखें कि जो बदलती जलवायु है, तो जलवायु में परिवर्तन कब देखा गया था? मध्य पाषाण काल में देखा गया था। तो इस काल में ही हमको जलवायु में परिवर्तन देखने को मिला था। यह लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े परिवर्तन आए थे। गर्मी तेजी से बढ़ने लगी थी। इसी के कारण कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे थे, जिससे भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी तो घास को खाकर वह जिंदा रह सकते थे। तो इस समय पे जो परिवर्तन हुआ करते थे, तो उसमें क्या था कि सबसे पहले यहाँ पर जो गर्मी है वो तेजी से होने लगी थी, जिससे जो मैदानी क्षेत्र है वो बनने लगा था और यहाँ पर गाय, बकरी, भैंस, भेड़ जानवर की संख्या जो है बढ़ने लगी थी, जिससे ये जो जानवर थे वह घास को खा करके जिंदा रहते थे। लोग शिकार करते थे, वे लोग उनके साथ आए और उनके खाने पीने की आदतों का प्रजनन के साथ साथ जानकारी हासिल करने की धीरे धीरे इन्हें पालने लगे। तो अब जो पशु थे उनके रहने के लिए इनको उन्होंने जो आरंभिक मानव थे उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ का बारे में जाना कि यह जो पशु हैं यह क्या खाते हैं और इनका जो प्रजनन है वह कैसे होता है और क्या इनके लिए जो है बेस्ट खाना रहेगा, इसके बारे में इन्होंने जाना। तो धीरे धीरे करके फिर इन्होंने जो है पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया। कैसे इन्होंने ये देखा कि जो ये जानवर हैं ये क्या खाते हैं और कैसे इनको जो है रखा जा सकता है। तो इन्होंने जो है जानवरों को जब पशुपालन बनाया था तो उसके लिए इनकी जो है पालतू जानवर बनाया था, तो इसके लिए इन्होंने सबसे पहले उनको आकर्षित करना स्टार्ट कर दिया, इनकी उनको पसंद दिया। जहाँ पर ये रहा करते थे वहाँ पर इन्होंने जो है घास को डालना स्टार्ट कर दिया था, जिससे ये जो जानवर थे वो यहाँ पर आया करते थे और यह यहीं पर रहने लगे थे फिर वो। तो इसी प्रकार से इन्होंने जो पशुओं का पालन भी स्टार्ट कर दिया था। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। जैसा कि हमने आपको पहला चैप्टर देखा था तो उसमें हमने बताया था जो मेहरगढ़ था, यहाँ पर हमने मैप में बताया था कि इधर साइड मेहरगढ़ था। तो यहाँ पर हमको जौ और गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो ये जो था वो सिंधु नदी के साइड तक था। तो यहाँ से जो पानी था वो सिंधु नदी से इसमें पानी चला जाया करता था। तो इन लोगों ने जो है गेहूं के सबसे पहले हमको जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो मेहरगढ़ से ही जो है गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। फिर लोगों ने भोजन के लिए इनको बटोरना आरंभ कर दिया और साथ ही इनको पैदा करना भी सीख लिया। अब नवीन जीवन शैली जो है वो कैसी है, लोगों की जो आरंभिक मानव थे उनकी जो नवीन जीवन शैली थी वो कैसी थी। जब लोग पौधे उगाने लगे तो उन्हें देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। तो पहले क्या था कि ये लोग जो थे आरंभिक मानव वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, लेकिन जब इनको जो है किसी चीज़ का जो पौधा है उसकी देखभाल करनी पड़ी, अगर इन्होंने किसी पौधे को उगाया और उसकी देखभाल करनी पड़ी तो वह जो है एक स्थान पर रहने लगे। बीज बोने से पहले फसलों को पकाने, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने के जैसे बहुत सारे काम होते थे। तो इन सब को करने के लिए उनको एक स्थान पर रहना पड़ता था। तो इसीलिए इन्होंने जो है एक स्थान पर रहना भी स्टार्ट कर दिया था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचाकर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों ने इसके लिए भंडारण की बात सोची। यानी कि अगर हम देखेंगे कि जब हम किसी जो फसल को उगाते हैं तो उसको हम भंडारण करके रखते हैं, तो इन्होंने भी यही सोचा कि अगर हम किसी फसल को उगा रहे हैं तो इतना तो फसल हम उगाते हैं कि हम इतना खा तो नहीं पाएंगे। तो इन्होंने जो है भंडारण के लिए सोचा। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बनाई, फिर ज़मीन में
गड्ढा खोदने लगे। जो ये आरंभिक मानव थे, सबसे पहले इन्होंने किया था कि जो बड़े बड़े मटके थे वह बनाए थे। इसके माध्यम से इन्होंने जो है उसमें भंडारा करना स्टार्ट कर दिया। अब जो है कुछ लोगों ने जो है ज़मीन जो थी उसमें भी गड्ढा खोदा था, जिसके माध्यम से उन्होंने उसमें भी जो अनाज थे, बीज थे, उनको भंडारा करना स्टार्ट कर दिया था। अब जो है इन लोगों ने स्थायी जीवन की ओर कैसे बढ़े, यानी कि पहले ये जो एक स्थान पर दूसरे स्थान पर रहा करते थे, जंगल में रहा करते थे, लेकिन इसके बाद यह जो है स्थायी जीवन की ओर कैसे बढ़े थे। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान के कश्मीर में है। जो बुर्ज होम है इसमें हमको झोपड़ियां और घरों के साक्ष्य मिले हैं, जिसके माध्यम से लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तावास कहा जाता था। यानी कि अब यहाँ पर जमीन है, जमीन के नीचे इन्होंने जो है गड्ढा टाइप का बनाया रखा था, इसमें ये लोग रहा करते थे, तो इसको जो है गर्तावास कहा करते थे। इसमें जो है उतरने के लिए जो है सीढ़ियाँ भी लग रखी थी, जिससे ये उतरा करते थे उसके अंदर। इससे उन्होंने ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलने की जगह मिली हुई है। तो अब हम बात करें तो यहाँ पर जो लोग थे, जो आरंभिक मानव थे, इन्होंने सबसे पहले जो गर्तावास यानी कि जमीन के अंदर गड्ढा खोल के वहाँ पर रहने लग गए थे। उसके बाद इनको जो है जो पुरातत्वविदों हैं इनको वहाँ पर जो आग है, आग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे कि इन्होंने जो है यहाँ पर ज़मीन है, इन्होंने यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाकर अंदर जाया करते थे हैं, और इसके आसपास अंदर भी इनको जो है आग के जलने के साक्ष्य मिले हैं। इनकी जली हुई जो चीज़ें हैं वो पाई गई हैं, और साथ ही बाहर भी जो आग की जली हुई चीज़ें वो पाई गई हैं। तो इस इनको आरंभिक जो पुरातत्वविद हैं उनको यह भी पता चल सका था कि ये जो आरंभिक मानव थे इन्होंने आग का आविष्कार कर लिया था, और जो है यह सर्दियों से बचने के लिए आग को जो है का इस्तेमाल किया करते थे। अब भारी जगह से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इसमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना जाता है। यानी कि कुछ औजार ऐसे भी हैं जो हमको पूरा पाषाण यानी कि जो पाषाण काल था, जो जिसमें हमको जो औजार मिले थे उससे भिन्न है, तो इसीलिए इन औजारों को नव पाषाण युग के दौरान का माना जाता है। इनमें वे भी औजार थे जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी, और कुछ औजारों की हड्डियां भी कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो हम यहाँ पर बात करें कि जो जब प्रापाषाण युग था उसमें औजार थे वो कम नुकीले थे, यानी कि अब जब यहाँ पर जो औजार थे वो ऐसे थे, इस टाइप के जो है कम नुकीले हुआ करते थे हैं। उसके बाद जब यह मध्य पाषाण काल हुआ है तो उसमें और ये जो है थोड़े बहुत नुकीले होने लगे, और उसके बाद जब नव पाषाण काल युग हुआ तो उसमें पूरी तरीके से ये जो है नुकीले औजार हुआ करते थे। अब इनकी जो नोक है वो भी घिस जाती होगी, तो इसमें क्या था कि इन लोगों ने जो है परत भी चढ़ानी कर दी, इनकी पॉलिश किया करते थे, जिससे यह जो औजार की जो नोक है वो बनी रहे, और साथ ही इन्होंने हड्डियों के जो औजार है वह भी बनाने स्टार्ट कर दिए थे। नवपाषाण युग में पुरातत्व से कई प्रकार के जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया गया है। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। अब हम यहाँ पर बात करें तो जो मटके थे, यानी कि जो बर्तन थे मिट्टी के बर्तन, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मटका टाइप का बर्तन है। तो इस तरीके से जो है बर्तन इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिए थे, और इस पर अलंकृत यानी कि कुछ कुछ जो चित्र हैं वह भी बना रखे थे। और इसी प्रकार का एक जो मटका था वो हमको ओमान से प्राप्त हुआ था। जो हमने सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें हमने देखा कि जो ओमान है वहाँ से एक मटका, जो ओमान का जो मटका था वह यहाँ पर प्राप्त हुआ था। अब आरंभिक मानव के जो औजार थे वो कैसे थे। आरंभिक मानव पाषाण के बने औजारों का प्रयोग किया करते थे। दो प्रकार के बनाए जाते थे। जो औजार थे वह दो प्रकार के बनाए जाते थे। पहले थे इसमें पत्थर टकराना कहा जाता था। इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह चोट मारकर शल्क निकाला जाता थे। यानी कि अब जो
औजार थे, इनको बनाने की पहली तकनीक क्या थी कि पत्थर से पत्थर टकराकर जो है इनको बनाया जाता था। एंड सेकंड तकनीक क्या थी, इसको इसको दबाव सकल तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोध को एक स्थिर सतह से टिका दिया जाता था। इसे क्रोड पर हड्डी और पत्थर रखकर इस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शकल किया जाता है। यानी कि शकल क्या होता है, शकल एक तरीके से हम ये कह सकते हैं बार करना किसी चीज पर, जैसे कि किसी चीज पर बार करना या बल लगाना, इसको हम मान सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें तो जो मेहरगढ़ था, मेहर में जीवन मृत्यु के जो साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर जो लोग थे वो मर जाते थे, उनका क्या हुआ करता था और कैसे इनकी जो मृत्यु है वो हुआ करती थी। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के एक हरा भरा समतल स्थान था। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां पर स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना और बकरी पालना स्टार्ट कर दिया था, भेड़ और बकरी पालना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इसमें हिरण, सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ बकरियां आदि की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे भी अधिक कमरे हुआ करते थे। इसमें कुछ संभवतः भंडार के काम भी आते थे। तो अब यहाँ पर हम बात करें तो जो मेहरगढ़ है उसमें चारों तरीके से ये इस तरीके से जो है घर में दीवारें हुआ करती थी और ये आयताकार से बन रखे थे और इसमें जो है कमरे 4 या 4 से भी अधिक हुआ करते थे। यहाँ से हमको ऐसे भी कमरे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो कमरे इनका जो दरवाजा था वह मेन गेट की तरफ नहीं हुआ करता था। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, ये जो किसी का घर है तो यहाँ पर जो इनका जो मेन गेट था, यानी कि यहाँ पर जो इनका मेन गेट था वह इस तरीके से जो है, यहाँ पर कोई सड़क जा रही है इस सड़क के टाइप नहीं हुआ करता था। उनका जो घर था वह सड़क के दूसरे साइड, जैसे कि यहाँ से सड़क जा रही है तो इनका जो घर था वह दूसरे साइड हुआ करता था, जैसे कि यहाँ साइड हो गया। तो इनका घर जो है इधर साइड हुआ करता था और यहाँ पे जो एक गली टाइप की हुआ करती थी जिसमें जो लोग हैं, जो यात्री हैं वो जाया करते थे। तो उनको अगर प्यास वगैरह लगती थी तो यहाँ पर कुआं भी बना होता था और कुएं पर एक डिब्बा टाइप का लटका हुआ करता था जिससे वो जो है पानी पिया करते थे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो घर है ये बना हुआ है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था भी उनकी मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसीलिए खबरों में मृत्यु के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। अब हम यहाँ पर बात करें कि जो प्रारंभिक मानव थे जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तब उनको दफनाया जाता था। तो उनकी आस्था थी, जो प्रारंभिक मानव थे उनकी आस्था थी कि वह कोई व्यक्ति जो है जिनको दफनाया जा रहा है, जिसकी मृत्यु हो गई है, वो मरा नहीं है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि एक युग से दूसरे युग में जा रहा है। तो उस युग में भी उसको इन सामानों की जरूरत हुआ करती थी, ऐसा इनकी आस्था थी। तो इन्होंने जो है यहाँ पर बकरी भी दफना रखी है, इनकी यहाँ पर जो है बकरी के साक्ष्य मिले हैं, बर्तन के साक्ष्य मिले हैं जिसका उपयोग ये आने जो जिस युग में ये जाएंगे उस युग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे इन लोगों की आस्था थी। तो ये इसके जो साक्ष्य वो हमको मेहरगढ़ में कई कमरे में मिले हुए हैं जहाँ पर एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। यानी कि लोगों की आस्था थी कि जब वह किसी दूसरे लोक में जा रहा है तो उसमें भी उसको जो है भूख लग सकती है, तो उसके जो है खाने के लिए इन्होंने जो है तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो रख रखी थी। बकरी के भी, भेड़ के भी साक्ष्य मिले हैं और यहाँ पर बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं जिसका उपयोग ये आने वाले समय में करते थे। और अब यहाँ पर जो औरत के, यानी कि जो महिला के
जो कब्र थी उसमें हमको श्रृंगार के सामान भी मिले हैं, जैसे कि कंघा हो गया, शीशा हो गया। ये जो सामान है यह भी प्राप्त हुए हैं, जिससे हमको ये पता चल सका है कि ये इनकी जो आस्था थी कि वो आने वाले जो लोग हैं यानी कि दूसरे लोग वहाँ जब जा रहे हैं तो वहाँ पर इनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। अब इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर आपने इस इंपॉर्टेंट जो पॉइंट दिख रहे हैं इनको समझ लिया तो मान लो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जैसे कि आखिर खाद्य संग्रह क्या होता है, पुरास्थल क्या होता है, उद्योग स्थल क्या होते हैं, आवासीय स्थल क्या होते हैं, पुरास्थल क्या होते हैं, पुरापाषाण क्या होता है, मध्य पाषाण क्या होता है, लघु पाषाण क्या होता है, कृषक क्या होते हैं और पशुपालक क्या होते हैं, नवपाषाण युग क्या होती है और कब्रें क्या होती हैं। अगर आपने ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको समझ लिया है, इनको पूरी तरीके से समझ लिया है तो आपका ये जो चैप्टर है वो कवर हो गया है। अब हम अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।